कभी सोचा है कि जब पुलिस की जांच एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाती है तो होता क्या है, वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? चलिए आज इसके पीछे के नियमों को समझते हैं। चलिए, एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए शहर ए में कोई बड़ी चोरी हो गई और पुलिस को एकदम पक्की टिप मिलती है कि सारा माल शहर बी में कहीं छिपा है। तो अब शहर ए की पुलिस क्या करेगी? क्या वो सीधे अपनी गाड़ी उठाकर शहर बी पहुंच जाएगी और तलाशी शुरू कर देगी? इतना सीधा भी नहीं है। यहीं पर कानून का रोल आता है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द समझना जरूरी है। अधिकार क्षेत्र, या जिसे जूरिसडिक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो दायरा, वो इलाका जहां एक पुलिस स्टेशन कानूनी तौर पर काम कर सकता है। मतलब हर थाने की अपनी एक बाउंड्री होती है। तो फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाता कौन है? इसके लिए हमारे पास एक खास रूल बुक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इसी किताब की धारा 186 हमें बताती है कि ऐसे हालात में असल में करना क्या है। तो ये जो धारा 186 है ये पुलिस को समझिए एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता जो सीधा है, प्रोटोकॉल वाला, जिसमें टीम वर्क होता है। और दूसरा रास्ता एक तरह का शॉर्टकट है, जो तब लिया जाता है जब मामला बहुत ही अर्जेंट हो, जब एक एक सेकंड कीमती हो। तो चलिए पहले बात करते हैं रास्ते ए की, यानी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये वो तरीका है जो आमतौर पर नियम कानून के हिसाब से अपनाया जाता है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। मान लीजिए शहर ए का पुलिस ऑफिसर शहर बी के ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई हमारे केस के सिलसिले में आपके इलाके में एक तलाशी लेनी है। फिर शहर बी की पुलिस तलाशी लेती है और जो भी सबूत मिलता है उसे अच्छे से पैक करके शहर ए की पुलिस को वापस भेज देती है। एकदम बढ़िया टीम वर्क का एग्जाम्पल है ये। लेकिन सोचिए, अगर इतना कायम ही ना हो कि एक पुलिस स्टेशन दूसरे को रिक्वेस्ट भेजे, यहीं पर हमारा दूसरा रास्ता यानी कि इमरजेंसी वाला अपवाद काम आता है। और ये नियम बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी ऑफिसर नॉर्मल तरीका तभी छोड़ सकता है जब उसे पूरा यकीन हो, मतलब पुख्ता कारण हो कि अगर जरा भी देर हुई तो सबूत या तो मिटा दिए जाएंगे या फिर कहीं छिपा दिए जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो कानून उस जांच अधिकारी को एक बहुत बड़ी पावर देता है। वो दूसरे शहर में जाकर ऐसे तलाशी ले सकता है जैसे वो जगह उसके अपने ही थाने के इलाके में आती हो। मतलब टेम्परेरी तौर पर उसकी जुरिसडिक्शन बढ़ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, है ना? तो कानून ये भी पक्का करता है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या चेक और बैलेंस, मतलब क्या रिपोर्टिंग के नियम बनाए गए हैं। तो इमरजेंसी तलाशी खत्म होते ही उस ऑफिसर को फौरन 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला, जहां तलाशी ली है वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। दूसरा, तलाशी में जो भी सामान मिला उसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर उसकी कॉपी भेजनी होती है। और तीसरा, इस पूरी कार्रवाई के सारे रिकॉर्ड्स की कॉपीज पास के मैजिस्ट्रेट को भी भेजनी पड़ती हैं। तो अब सवाल ये है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाता क्या क्या है। देखिए, तलाशी की पूरी जानकारी, जब्त किए गए सामान की लिस्ट और सबसे जरूरी वो सारे कारण, वो ग्राउंड्स जिनकी वजह से ये इमरजेंसी तलाशी लेनी पड़ी। सब कुछ एकदम लिखित में, ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे और पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। और ये जो सारी रिपोर्टिंग हो रही है ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन उस आम नागरिक के अधिकारों से भी है जिसके घर या जगह पर ये तलाशी हुई है। कानून में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जिस भी जगह की तलाशी ली गई है उसके मालिक या वहां रहने वाले को ये पूरा हक है कि वो तलाशी से जुड़े सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देख सके। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये जानकारी पाने का अधिकार एकदम मुफ्त है। कानून ये पक्का करता है कि इस ट्रांसपेरेंसी के लिए किसी को अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। बस एक एप्लीकेशन देनी होती है और रिकॉर्ड की कॉपी बिना किसी चार्ज के मिल जाती है। तो आखिर में ये पूरा कानून हमें क्या दिखाता है? ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ है पुलिस की जरूरत कि वो तेजी से एक्शन ले और सबूतों को बचाए, और दूसरी तरफ है एक आम नागरिक के अधिकार और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत। ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही कानून इन दोनों जरूरी चीजों को एक साथ साधने की कोशिश करता है।